नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान आज ताशकंद में थे, जहां इन्हें सी पैक के हवाले से एक तकरीब से खिताब करना था। वजीर आजम इमरान खान से पहले बाबाई कौम परस्त अशरफ गनी का खिताब था, जिस खिताब में बाबाई कौम परस्त ने वही चूरन बेचा जो कि पिछले 70 सालों से ये बेचते आ रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। अशरफ गनी ने अपनी बगोरी फौज को मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान पे दरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दरअसल इसको लगता था कि माजी की तरह पाकिस्तान माजरत ख्वाहाना लहजा इख्तियार करेगा और प्रेशर में आकर तालिब इल्मों को हथहोला रखने का कहेगा, लेकिन वो भूल गया था कि ये खुददार हुक्मरान है। वो जमाने चले गए जब आलमी फॉर्म पे अफगानिस्तान या इसके माई बाप अपनी नाकामियों और हरामकारियों का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाकर साइड पे हो जाते थे और हमारे हुक्मरान जवाब देने की बजाय सिर्फ पर्ची से देखकर अपनी रट्टी रटाई तकरीर पढ़ आते थे। अब कोई पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करेगा तो इसे फिलबतीहा जवाब मिलेगा, यानी ऐन उसी आलमी कॉन्फ्रेंस में उसी वक्त सारी दुनिया के सामने इसे नंगा किया जाएगा। अब एक खुददार और बावकार क़यादत है जो पाकिस्तान पे होने वाली हर्जा सराई का मुंह तोड़ जवाब देती है। वजीर आजम इमरान खान की बारी आई तो वजीर आजम ने जो तकरीर करनी थी वो सी पैक के हवाले से करनी थी और वस्ती एशियाई रियासतों को सी पैक की इफादियत और इसमें शमूलियत के हवाले से करनी थी। लेकिन बाबाई कौम परस्त अशरफ गनी ने जो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए, इमरान खान ने वो पर्ची जिस पर पॉइंट्स लिखे हुए थे और दफ्तर खारजा ने इमरान खान को दी हुई थी, इसको साइड पर रखा और अपनी ऐनक उतारी और आस्तीनें ऊपर की और तकरीर शुरू की। इमरान खान ने कहा, मैंने इस तकरीब में सी पैक के हवाले से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अशरफ गनी ने पाकिस्तान के बारे में जो मनफी और घटिया इल्जाम लगाए, पहले मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। इमरान खान ने कहा, अशरफ गनी कान खोल कर सुनो, अफगानिस्तान में जो इस वक्त हो रहा इससे सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए, हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। हमने अफगानिस्तान की वजह से जितना नुकसान उठाया उतना किसी ने नहीं उठाया होगा। अब जबकि हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रही है तो तुम हम पर इस तरह की इल्जाम तराशी कर रहे हो। अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी मुल्क ने इतनी कोशिश नहीं की जितनी पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश करके स्टूडेंट्स को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया ताकि मुज़ाकरात से अमन हो, क्योंकि अमन से पाकिस्तान सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होगा, क्योंकि अमन से सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होगा। इसके बावजूद पाकिस्तान को इल्जाम देना बेवकूफी है और मुझे अशरफ गनी की बातें सुनकर बहुत मायूसी हुई है। पाकिस्तान अमन में इंटरेस्टेड था तो मैं काबिल में तुम्हारे पास आया था। अगर पाकिस्तान अमन में इंटरेस्टेड ना होता तो मैं काबिल क्या लेने आता। मुझे बहुत मायूसी के इसके बावजूद ये हम पर इल्जाम लगा रहा। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब नीटो अमेरिकी अफवाज और तुम्हारी 5000 साल तारीख रखने वाली बहादुर अफगान अफवाज अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठी थी, वो वक्त था कि तुम स्टूडेंट्स को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाते और इनसे मुआहदा करते। अब जबकि स्टूडेंट्स हर गुजरते दिन के साथ इलाके फतह पर फतह करते जा रहे, अब वो हमारी छनकना सुनेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अफगानिस्तान के हमसायों में सबको मिलकर अफगानिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हम सबके इंटरेस्ट में है। 30 लाख अफगानी हमारे मुल्क में पहले ही रह रहे और मजीद अफगानियों के आने का रिस्क मौजूद है। हमारे इकोनॉमी और हमारी हालत इस काबिल नहीं है कि हम मजीद अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दें। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए जो मुल्क सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है वो है पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा कि पहले जब तुम्हारे पास ताकत थी तो मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। अगर तालिब इल्मों को मनाना था तो उस वक्त मुज़ाकरात करते जब यहाँ 1.5 लाख फौज मौजूद थी। आज जब फौज जा चुकी है और वो तुम्हारी बैंड बजा रहे हैं तो तुम्हें हमारी याद आ रही है। अब वो ताकत में है, तुम्हारे बगोड़े फौजियों की वजह से इन्हें अपनी फतह सामने नजर आ रही है। ऐसी सूरत में वो हमारी बात क्यों मानेंगे। इसके बाद इमरान खान ने अपनी असल तकरीर जो कि सी पैक के हवाले से थी और जिसमें इन वस्ती एशियाई रियासतों को सी पैक की इफादियत के बारे में बताना था, वो की और करने के बाद इनको खुदा हाफिज बोला। लेकिन इससे एक चीज साबित हुई कि कौम परस्तों के बादशाह खान दोइमल मारूफ अशरफ गनी की अच्छी खासी कुत्ते खानी की और उम्मीद है कि आज के बाद कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा। अगर यहाँ पर्ची वाला वजीर आजम होता तो इस पर्ची वाले ची गवेरा ने सी पैक के अलावा एक लफ्ज नहीं बोला था और अशरफ गनी को आलू और बेसन वाले नान की दावत देकर आ जाता। उम्मीद है इमरान खान ने कौम परस्तों के बाप पे जो वार किया है और इसे पूरी दुनिया में जलील किया है, अब दहाइयों तक ये जख्म रसता रहेगा और याद दिलाता रहेगा कि कप्तान से पंगा नाट चंगा। आज इमरान खान ने पाकिस्तान का तशख्खुस बहाल किया है। इन्होंने कौमियों मली गैरत का मुजाहरा किया है। आलमी सतह पे इसी कदर भरपूर जवाब की तवक्को हमने हर
हुक्मरान से की, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरह इमरान खान लड़ रहा है, ऐसा कोई माई का लाल हिम्मत नहीं कर पाया। अल्लाह बुग़्ज़ियों की उम्र भी इमरान खान को लगा दे। ए खानों के खान, आप पर रब की सलामती हो। आप पर सारे पटवारी डीज लिए और जमाती कुर्बान कुर्बान कुर्बान। नाजरीन, इस बात पे शक नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है और ये सिलेक्टेड अशरफ गनी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है। सुर्खे कमेंट सेक्शन में पूछते होते हैं कि बाबा कौम परस्त अशरफ गनी एक इलेक्टेड सदर है, तो इसकी हुकूमत स्टूडेंट्स क्यों नहीं चलने दे रहे? ये तो कौम परस्तों के साथ अन्याय है। जवाब आज अर्ज कर देती हूँ। इलेक्शन का डाटा जो कि अफगानिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के सदारती इलेक्शन 2019 के लिए टोटल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 9.7 मिलियन थी, जबकि इस सदारती इलेक्शन में जो वोट कास्ट हुए उनकी तादाद सिर्फ 1.6 मिलियन थी। यानी अगर वोटर्स का टर्न ओवर रेशो निकालें तो ये 17% भी नहीं बनता। और फिर बाबा कौम परस्त अशरफ गनी ने 17% टर्न ओवर रेशो में से भी सिर्फ 50% वोट लिए। यानी अशरफ गनी को 97 लाख वोटों में से सिर्फ 8 लाख वोट मिले और 8 लाख वोट लेकर ये इलेक्टेड है। ये टर्न ओवर रेशो अब तक अफगानिस्तान में जो इलेक्शन हुए उनमें सबसे कम टर्न ओवर रेशो था। ये कौम परस्त वो हरामखोर नस्ल है जो 1947 में केपी में पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से जो वोटिंग हुई, इसमें 51% टर्न ओवर रेशो थी और इसमें 51% टर्न ओवर रेशो में से 1% से भी कम फीसद अफराद ने ना में वोट डाला। लेकिन ये इसको नहीं मानते, पर बाबा कौम परस्त को इलेक्टेड सदर करार देते हैं जिसने मतलूबा मिकदार में वोट भी हासिल नहीं किए। फिर दूसरी बात, सारी दुनिया जानती कि ये सदर कैसे बना। प्रैक्टिकल चीजों पर बात करो। अगर कागजों पर बात करनी तो मत भूलें 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो वहाँ स्टूडेंट्स की हुकूमत थी जिसकी मेजॉरिटी दुनिया तस्लीम करती थी। अगर कायदे और असूल के हिसाब से चलना है तो हुकूमत स्टूडेंट से छीनी गई थी, हक उनका बनता था। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया गया और लाने वाला था पाकिस्तान। और जनरल बाजवा के मुताबिक इंट्रा अफगान डायलॉग में जो हल पेश किया गया वो एक कौमी हुकूमत का कयाम था जिसमें सारे ग्रुप्स की नुमाइंदगी हो। और फिर जब ये सेटअप चले तो कुछ अरसे बाद यही सेटअप अफगानिस्तान में इलेक्शन कराए। लेकिन बाबा कौम परस्त ने इक्तदार में चिमटे रहने को तरजीह दी। मुज़ाकरात नाकाम हुए और नतीजा आज आपके सामने है। अगर तो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात करें तो फिर पहले सारी बातें क्लियर करो। सबसे पहले ड्यूरेंट लाइन को मानो, वो भी आपके ही हुक्मरान ने मुआहदा किया। 1947 का इलेक्शन भी तस्लीम करो। लेकिन वहाँ तुम लोगों को खारिश शुरू हो जाती है क्योंकि तुम लोगों का वो हिसाब है कि मीठा मीठा हक और करवा करवा थू।